नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है, ये सिखाती है कि जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हमें कोई भी बात, कोई भी इच्छा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में कुछ पल का समय ऐसा होता है जिस वक्त सच में हमारे ज़बान पर सरस्वती जी का निवास होता है और उस वक्त हमारी बोली हुई बातें कभी कभी सच भी हो जाया करती हैं और कई बार मांगी हुई इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और एक ऐसी इच्छा मांगना जिसका पूरा होना कई बार आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। मुझे ये पता चलता है कि मेरे सारे दोस्त मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे जिस तरीके से अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट देते हैं, मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। उन दोस्तों के नाम हैं अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, नवीन शर्मा जी, संजू शर्मा जी। इन सारे दोस्तों के अलावा और भी दोस्त हैं जिनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके ही प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। और आप सबके पास अगर आप सबका ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हो, ऐसी कोई भी कहानी हो जिस पर कोई विश्वास ना करता हो, लेकिन मैं उन बातों पर भरोसा करूँगी और आपकी उन बातों को, उन एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर शेयर करूँगी। अगर आप चाहें तो आप उन चीज़ों को हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फिर जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है रेखा की, जो कि एक छोटे शहर में रहने वाली बहुत ही आम सी लड़की थी और उस लड़की की जिंदगी में सारी चीजें लगभग ठीक ठाक ही थीं, लेकिन उसकी ऐसी इच्छाएं, ऐसी बातें जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ठीक ठाक शायद नहीं रहने वाली थी। रेखा, जो कि सारी आम लड़कियों की तरह ही काफ़ी अलग और बड़े बड़े सपने देखा करती थी। ज़्यादातर ऐसा हम सारे लोगों के साथ होता है कि अगर हम किसी छोटे शहर में रहते हैं तो हमें किसी बड़े शहर में जाना होता है। हम अगर किसी गांव में रहते हैं तो हमें किसी शहर में जाना होता है। हर कोई यही चाहता है कि वो अभी जिस लेवल पर भी है उससे आगे बढ़ सके, ऊपर उठ सके। रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रेखा जिस शहर में थी, रेखा के हिसाब से वो शहर उसके लायक बिल्कुल नहीं था। रेखा की सोच काफ़ी अलग थी। रेखा काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थी। रेखा जिस शहर में रहती थी, उस शहर में लड़कियों के फ्रीडम को लेकर काफ़ी अलग बातें हुआ करती थी। उस शहर में लोगों की सोच ऐसी थी कि अगर लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बातें करें तो वो गंदी होती हैं, खराब होती हैं। लड़कियां अगर अपने मन मुताबिक कपड़े पहने तो भी वो गंदी होती हैं, खराब होती हैं। लेकिन रेखा के नज़र में ऐसी कोई भी बात गलत बिल्कुल नहीं थी। रेखा का नेचर काफ़ी अलग था। वो हर किसी से दोस्ती रखना चाहती थी, बातचीत रखना चाहती थी, लेकिन उस शहर में होने की वजह से बार बार उसे इन बातों को लेकर अपने माता पिता, आस पड़ोसी, हर किसी से बातें सुनने पड़ती थी। रेखा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। रेखा अब धीरे धीरे 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुकी थी।
रेखा किसी भी हालत में उस शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाना चाहती थी। रेखा कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, वो एक एवरेज लड़की थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाली बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हम जैसे आम लोगों की ही ज़बान पर रहने वाली बातें हैं। उनके हिसाब से कोई लड़की बहुत खूबसूरत होती है, कोई लड़की बहुत नॉर्मल होती है, कोई लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खूबसूरती मेरे या आपके नज़रों में होती है। कोई चीज़ जो कि आपको बहुत खूबसूरत लगती है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि मुझे भी उतनी ही खूबसूरत लगे, और जो चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी उतनी ही खूबसूरत लगे। इस वजह से किसी के लिए भी ऐसी बातें करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हम और आप कोई नहीं होते किसी के किसी भी चीज़ को जज करने वाले। हर चीज़ भगवान की बनाई है, तो हर चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करना हमारा काम है, ना कि उन चीज़ों को इस तरीके से गंदे और रूड भाषा के माध्यम से क्रिटिसाइज करना। ये सारी बातें उस वक्त की हैं जिस वक्त हैरी पॉटर मूवी रिलीज़ हुई थी। उस वक्त हम लोगों में उस मूवी को देखकर एक अलग सा ही क्रेज़ था, जो कि रेखा के साथ भी हुआ। रेखा ने जब पहली बार हैरी पॉटर मूवी देखी तो उसके दिमाग में भी यही बातें चलने लगी। काश उसे कोई जादू मिल जाए, काश उसे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। और धीरे धीरे रेखा का रुझान ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ता गया। रेखा धीरे धीरे ऐसी मूवीज़ को चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर देखने लगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रेखा ऐसी जगह पर रहती थी जहां लड़कियों का हर काम करने पर लोग जज किया करते थे। वहाँ तो यहाँ तक बातें बनती थी कि लड़कियों को इंग्लिश गाने नहीं सुनने चाहिए, लड़कियों को इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में डब ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं और ये सारी चीज़ें हमें गंदी बातें सिखाती हैं। रेखा इन चीज़ों से बहुत परे थी। रेखा ने धीरे धीरे बिना अपने माता पिता को पता चले ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लाना शुरू किया, और वो चुपचाप ऐसी चीज़ें देखा करती, कभी अपने दोस्त के घर पर, मतलब सहेली के घर पर, तो कभी जब उसे घर पर मौका मिलता तब वो अपने घर पर देखा करती। उस समय रेखा के पास वीसीआर प्लेयर था, जो शायद हम में से कुछ लोग जानते होंगे, उन्हें याद भी होगा। और रेखा उसी के माध्यम से चुपके चुपके अपनी मनचाही मूवीज़ देखा करती थी। धीरे धीरे रेखा अब हॉरर मूवीज़ की तरफ बढ़ने लगी, और ये चीज़ें देखने के बाद रेखा के मन में एक अलग सी उत्सुकता जागने लगी। रेखा को ये लगने लगा, काश ऐसा कुछ हो जाता जिससे कि उसे कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत, कोई जिन ही मिल जाता, जिससे कि वो बोलकर अपनी इच्छाएं पूरी करवा पाती। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे आपके मन में कब किस तरह से इतना गहरा इफ़ेक्ट छोड़ जाती हैं, ये मुझे और आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि हम उन चीज़ों के चक्कर में धीरे धीरे अपने दिमाग की सही चीज़ों को सोचना बंद कर चुके होते हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएं शॉर्टकट से पूरी करने का रास्ता चाहिए होता है, और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर और क्या रास्ता हो सकता है। वैसे भी रेखा जिस जगह पर बंधी पड़ी थी, रेखा के 1000 बार समझाने पर, लाख हाथ पैर मारने पर भी रेखा को उस शहर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसके माता पिता तो अब उसे 12 के बोर्ड तक भी नहीं देने की परमिशन दे रहे थे। उनका ये कहना था, बस बहुत हो चुकी पढ़ाई, तेरे बाद 2 बहनें और हैं, तुम सबको अगर हम इतना ज़्यादा पढ़ाने लिखाने लगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे, और तो और तुम सबकी शादियां भी करनी है,
उसमें इतना सारा दहेज हम कहाँ से लाएंगे। माता पिता का सोचना भी कहीं ना कहीं सही था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की इच्छा का भी ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन कोई भी रेखा की बात सुनने समझने को तैयार नहीं था। रेखा अब धीरे धीरे ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करने लगी जो हरकतें शायद रेखा को नहीं करनी चाहिए थी। रेखा ने जितनी मूवीज देखी थी, जितनी कहानियां सुनी थी, सबसे रेखा को कुछ बातें पता चल गई थी कि आप रात में बाल धोकर, बालों को खुला छोड़कर, बहुत सारा परफ्यूम लगाकर, बहुत अच्छे से तैयार होकर अगर सुनसान जगहों पर जाते हैं, घूमते हैं, तो आपको ऐसी शक्ति से मिलने का चांस मिल सकता है। रेखा अब यही चीज़ें करने लगी। वो 1000 बार अपने माता पिता के समझाने के बाद भी नहीं माना करती थी। वो बार बार अब यही हरकतें दोहराती। वो हर बार यही चीज़ें किया करती थी। वो जानबूझकर रात को नहाती नहीं भी थी, फिर भी वो अपने बाल को गीला कर लिया करती थी। बालकनी में देर रात गीले बालों के साथ वो खुले बालों में जाकर खड़े हो जाया करती थी। जानबूझकर बहुत ज़्यादा सुगंधित इत्र का इस्तेमाल किया करती थी। रेखा को इसके अलावा और कोई रास्ता तो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए रेखा अपनी इन्हीं कोशिशों में जुटी हुई थी। रेखा अब जानबूझकर अगर उसे रात में कहीं भी बाहर निकलने का मौका मिलता तो इसी तरह से जानबूझ के सुनसान रास्तों से गुजरती और खास करके उन रास्तों पर, उन जगहों पर जाया करती जहाँ पीपल के पेड़ होते, बरगद के पेड़ होते, और बार बार वहाँ खड़े होकर अपने बालों को हिलाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपसे आकर जुड़ना चाहती है तो आपको इतनी मेहनत और इतनी कोशिश करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। वो तो बस खुद ब खुद आपके पास चली आती है। और ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने बीत चुके थे। अभी तक रेखा की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसके माता पिता की इच्छा पूरी हो गई। रेखा, जो कि अभी अपने 12th का एग्ज़ाम ही देने वाली थी, रेखा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता उसके माता पिता को मिल चुका था। लड़का रेलवे में जॉब करता था। इस वजह से माता पिता काफ़ी खुश थे। माता पिता को बस रेखा की शादी करके उसे जल्दी से जल्दी विदा करना था। रेखा इस चीज़ से बहुत दुखी थी। कहाँ रेखा ने सपने देखे थे कि वो अगर शादी भी करेगी तो किसी बड़े शहर वाले लड़के से, जो कि उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जो कि उसको आगे पढ़ाई करने में मदद कर सके। लेकिन उसके माता पिता ने तो ऐसे लड़के को चुना जो कि उसके शहर से भी छोटी जगह पर रहता था। रेखा को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था कि उस लड़के की जॉब रेलवे में है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। रेखा तो बस इसी बात से दुखी थी कि वो एक छोटे से जगह पर जा रही है, और रेखा अपने माता पिता की बात मानने के अलावा कर भी क्या सकती थी। रेखा ने चुपचाप शादी कर ली। शादी करके वो अपने ससुराल, अपने घर चली गई। वहाँ पर रेखा अब बहुत अलग हो चुकी थी। रेखा पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। रेखा सिर्फ हाँ या ना में ही सबकी बातों का जवाब दिया करती थी। रेखा अपनी जिंदगी जैसे तैसे निकालने का तय कर चुकी थी। लगभग 1 हफ्ता ही बीता था। रेखा के हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह से उतरा नहीं था, और एक दिन अचानक रेखा को ये पता चला कि उसके पति को वहाँ प्लेटफॉर्म पे कुछ चोट लग गई है और सारे लोग वहीं पर जा रहे हैं। रेखा भी चुपचाप सबके पीछे पीछे वहाँ प्लेटफॉर्म के लिए निकल गई। जैसा कि आप सबको पता है, छोटी सिटीज़ या छोटे गांव में प्लेटफॉर्म स्टेशंस काफ़ी दूर हुआ करते हैं। ऐसा ही वहाँ पर भी था। उस जगह तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी सारे खेत और खाली जगहों से होकर गुजरना था। रेखा वैसे ही सबके पीछे पीछे चुपचाप चलती जा रही थी, और रेखा काफ़ी परेशान थी कि अभी उसे ऐसा लग रहा था
कि उसकी ज़िंदगी शायद सुधरने वाली है, क्योंकि इस एक हफ्ते में उसे एक बात का अंदाज़ा तो हो गया था। वो अपने पति को शायद जैसा समझ रही थी वैसे उसके पति नहीं है, क्योंकि उसके पति ने बार बार रेखा से बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने रेखा की पढ़ाई आगे जारी रखवाने की भी बात की थी। वहाँ वो बाहर निकलकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पति ने उसे ये कहा था कि तुम खुद सोच लो, अगर तुम 12 के एग्ज़ाम देना चाहती हो तो इस साल तो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए मैं तुम्हारा डिस्टेंस से एडमिशन करा दूंगा और तुम अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना। रेखा इन सारी बातों को सोच ही रही थी, समझ ही रही थी कि तब तक उसे ये खबर मिली। रेखा को इसी वजह से शायद ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके सपने जो शायद सच हो सकते थे वो अब वापस से बिखरने वाले हैं क्या। रेखा इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई सबके पीछे पीछे बढ़ती जा रही थी। रेखा ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। घूंघट बहुत लंबा नहीं था, लेकिन इतना था कि उसके आगे के लोग उसे छोड़कर कब बहुत आगे निकल गए, रेखा को ये पता ही नहीं चला। रेखा के लिए वो जगह बिल्कुल नहीं थी। रेखा काफ़ी परेशान हो गई। उसने देखा वो उस पूरे खेत खलिहान में खाली ज़मीन में बिल्कुल अकेली है। रेखा को अब डर लगने लगा, क्योंकि सूरज ढल चुका था। रेखा थोड़ी देर के लिए वहीं चुपचाप खड़ी हो गई। रेखा इतनी परेशान थी कि उसके ध्यान में ये बात ही नहीं रही कि वो जहाँ खड़ी है वो जगह कौन सी है। थोड़ी देर में रेखा को ऐसा एहसास हुआ जैसे अचानक उसके कंधे पर कोई आकर बैठ गया हो। रेखा ने एक चीख के साथ जैसे ही ऊपर देखा, रेखा वहीं बेहोश होकर गिर गई और उसकी जब आंखें खुली तब उसके सामने उसके पति, उसका पूरा परिवार था और उसने उन सबको देखा, खास करके अपने पति को। उन्हें सच में काफ़ी चोटें आई थीं, लेकिन वो ठीक थे। अब इन चोटों की वजह से वो 2-3 दिन घर पर ही रहने वाले थे और उन्हें पैर में जैसे चोट लगी थी, वो बिना सहारे के, बिना सपोर्ट के इतनी दूर घर तक वापस नहीं आ सकते थे। इसके वजह से उन्होंने किसी से ये संदेशा भिजवाया था कि कोई आकर उन्हें घर तक लेकर चला जाए, उन्हें चोट लगी है। जिसने ये मैसेज पास किया था उसने इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला, जिससे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। रेखा ने अपने पति को जब सही सलामत देखा तब रेखा की भी जान में जान आ गई। अब घर वालों ने रेखा से सवाल किया कि बहू तुम पीछे कहाँ छूट गई थी। तब रेखा को वो याद आया जो उसने देखा था। रेखा काफ़ी डर गई थी। उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो डर किसी और को नहीं, लेकिन उसके पति को सबसे पहले महसूस हो गया। उन्होंने तुरंत रेखा का हाथ पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर, तुम अभी आराम करो और हम लोग सुबह बात करेंगे। इतना कहकर उन्होंने रेखा को जैसे तैसे सुला दिया। रेखा अपने पति के ऐसे व्यवहार से काफ़ी खुश थी। रेखा ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में प्यार इस तरह से आएगा और रेखा को अब अपनी ज़िंदगी सुधरती हुई दिख रही थी। लेकिन क्या ऐसा सच में होने वाला था या फिर ये रेखा का कोई वहम था। अब अचानक रेखा की आंख रात में लगभग 2:30 बजे खुली। रेखा जब 2:30 बजे उठी तब उसने खुद को उसी पेड़ के नीचे पाया जहां वो खड़ी थी और किसी चीज़ को अपने कंधे पर महसूस करके उसने पलटकर देखा और वो बेहोश हो गई। रेखा उस जगह पर खुद को अभी पाकर काफ़ी डर चुकी थी। रेखा चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी उसकी ज़बान से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बार बार अपने गले को अपने हाथ से टटोल रही थी कि उसकी आवाज़ कहाँ फंस कर रह गई है, लेकिन रेखा
कुछ भी नहीं कर पा रही थी। रेखा को उस वक्त जो चीज़ खुद के कंधे पर महसूस हुई थी, वो चीज़ अभी ठीक उसकी नज़रों के सामने उसी पेड़ के ऊपर बैठी हुई हंस रही थी और वो रेखा को बार बार देख रही थी। वो जिस तरीके से दिख रही थी, रेखा को साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे रेखा शायद अब तक ढूंढ रही थी। रेखा इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उसने अपने हाथ पैर हिलाने की, वहाँ से भागने की कोशिश करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसके पति ने उसे झंझोड़ कर उठाया। रेखा को तब एहसास हुआ कि ये सब तो एक सपना था। उसने सामने फिर से जब अपने पति को देखा, तब वो उनसे गले लगकर रोने लगी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। वो बार बार अपने पति को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी बता नहीं पा रही थी, क्योंकि रेखा ने जैसे ही बात बताने की कोशिश करना शुरू किया, रेखा को तभी वो चीज़ अपने कमरे के एक कोने में दिखाई देने लगी। रेखा अब उस तरफ उंगली का इशारा करके और ज़्यादा रो रही थी और अपने पति के अंदर खुद को ऐसे सिमटते जा रही थी जैसे कि वो उसके अंदर घुसकर छुप जाना चाहती हो, ताकि वो सामने बैठी हुई भयानक चीज़ उसे ना देख पाए। रेखा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके पति समझ रहे थे, लेकिन वो जानना चाहते थे कि हुआ क्या है। अब उन्होंने जैसे तैसे रेखा को शांत किया, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद जब रेखा ने उस तरफ नज़रें घुमाकर देखा, तो वहाँ कोई भी नहीं था। रेखा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। रेखा ने जैसे तैसे अपने पति को शाम वाली बात और अभी सपने में देखी गई बात, सारी बातें बता दी। उस जगह पर शायद आप और मैं होते तो इन बातों पर एक बार में ही विश्वास नहीं करते, लेकिन रेखा का पति इतना अच्छा था कि उसने तुरंत कहा, रेखा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कल सुबह ही हमारी कुल देवी के मंदिर में जाएंगे। वहाँ जो पंडित जी हैं वो बहुत जानकार पंडित हैं, उनसे हम सारी बातें करेंगे और वो हमें इस बात का कोई ना कोई हल ज़रूर दे देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और रेखा को उसने अपने सीने से लगाया और वापस से रेखा को जैसे तैसे उन्होंने सुला दिया। रेखा की आंख जब सुबह खुली, तब उसने देखा उसके पति सामने खड़े थे। उनके हाथ में 2 चाय के कप थे। वो रेखा को चाय के साथ उठा रहे थे। रेखा ने ये जैसे ही देखा, वो तुरंत उठकर बैठ गई और उठकर बैठते ही उसने तुरंत कहा, अरे आपको चोट लगी है, आप क्यों गए, आपने क्यों चाय बनाई? इस पर उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा कि अरे इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। फिर उन्होंने रेखा की तरफ शरारती मुस्कुराहट से कहा, चाय मैंने नहीं बनाई है, चाय तुम्हारी ननद संगीता बना कर लेकर आई है। ये बात सुनकर रेखा भी थोड़ा सा मुस्कुराई और उन्होंने जब रेखा को चाय पिला दिया, तब कहा, तुम घर में किसी से कुछ भी मत कहना, मैं देख लूँगा मुझे क्या कहना है। तुम चुपचाप जाकर नहाकर तैयार हो जाओ और हम दोनों घर में किसी को भी बिना बताए चुपचाप मंदिर जाएंगे। रेखा भी अपने पति की बात मानकर तुरंत नहा धोकर तैयार हो गई और तैयार होकर वो दोनों मंदिर के लिए निकल गए। रेखा के पति ने ये बात अपने घर वालों को बताई थी कि वो कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन किए जाते हैं और उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इस पर उनकी माँ ने साफ साफ मना करते हुए कहा, बेटा शादी के बाद पहली बार कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हो, हम ऐसे ही नहीं जा सकते खाली हाथ, हमें पूजा की सामग्री लेकर जानी पड़ती है। इस पर रेखा के पति ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, मैंने 2 दिन पहले ही पंडित जी से कह दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि बेटा तुम सामग्री की चिंता मत करना, हम सारा इंतज़ाम कर देंगे। तुम अपने शादी के दिन ज़्यादा मत टालो
और जितनी जल्दी हो सके आकर कुलदेवी के दर्शन करो। माँ, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हमने जो दर्शन को इतने दिनों तक टाला है उसी वजह से शायद मुझे ऐसी चोट लगी और रेखा को ऐसे चक्कर खाकर गिरना पड़ा। संदीप की बातें ऐसी थी कि वो अपनी बातों से अपने माँ को पूरी तरह से कन्विंस कर चुका था। उसकी माँ ने बिल्कुल मना नहीं किया, बस इतना किया कि संदीप की बहन संगीता को उसके साथ जाने के लिए कहा। और संदीप ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि वैसे भी संगीता तो उसकी इतनी प्यारी बहन थी कि वो हर चीज़ में अपने भाई का साथ ही दिया करती थी। अब तीनों मंदिर के लिए निकल पड़े। तीनों मंदिर के लिए जा रहे थे। रेखा को अभी भी बार बार लगातार ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके साथ साथ या उसके ठीक पीछे कोई चल रहा हो। रेखा बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। संदीप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा था और संदीप ने रेखा को आखिरकार मना किया। उसने कहा, रेखा, अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है कि कोई तुम्हारे पीछे है तो ऐसे बार बार पलट कर देखना अच्छा नहीं होता है। तुम चुपचाप सीधे माता रानी को मन में याद करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ती रहो। और इतना कहते ही वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ना ही कोई हवा चल रही थी और ना ही मौसम खराब था, लेकिन उनके रास्ते में पड़े हुए एक पेड़ से अचानक बहुत मोटी सी डाली टूटकर उन सबके सामने गिरी। बस 2 कदम की दूरी पर ही, अगर वो 2 कदम आगे होते तो वो डाली उन तीनों के सर पर होती और शायद तीनों की मौत भी वहीं हो जाती। ये देखकर संदीप और संगीता दोनों काफ़ी घबरा गए। रेखा तो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो लगातार चीख रही थी। संगीता और संदीप दोनों ने जैसे तैसे करके रेखा को संभाला और अब संदीप का शक बिल्कुल विश्वास में बदलता जा रहा था कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो कि नहीं चाहती है कि वो सब कुलदेवी के मंदिर तक पहुंच सके। लेकिन अब उन तीनों ने लगातार देवी के मंत्रों का जाप जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। संगीता कुछ समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसे पता था अगर उसका भाई कुछ कर रहा है तो वो चीज़ गलत तो हो ही नहीं सकती है। अभी भी वो मंदिर से थोड़ी दूर पर ही थे कि अचानक मौसम का रुख बदला। मौसम इस तरह से बदल रहा था जैसे सच में कोई उनका रास्ता रोक कर ही मानेगा। तभी अचानक उन सबको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने संदीप और संगीता का नाम लेते हुए कहा, बेटा संदीप, मुझे मंदिर तक पहुंचा दो। ये आवाज़ सुनते ही संदीप ने जैसे ही पलटकर देखा, उसने देखा उसके गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे कि कह सकते हैं कि वो गांव की सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिला थी। वो जो कि कितने लंबे समय से ना तो अपने घर से बाहर आती थी और ना ही चलने फिरने में सक्षम थी, वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही थी। संदीप ने इन सब बातों को नहीं सोचा। वो दौड़कर उनके पास गया और उनको पकड़कर उसने तुरंत कहा, अरे अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो घर से निकलती नहीं हो। आज यहाँ इस मौसम में आने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन उन्होंने बस एक ही रट लगाई, पता नहीं क्यों मुझे ना देवी माँ के दर्शन करने थे, मुझे तुम ले चलोगे क्या? ये बात सुनते ही संदीप ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं ले चलूँगा, आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, आपने मुझे बोल दिया होता, मुझे भी आज देवी के दर्शन करने थे, मैं आपको घर से लेकर आ गया होता। और संदीप ने उनको संभाला, पीछे से इशारा करके संगीता और रेखा को साथ में चलने के लिए कहा। अब वो तीनों जैसे तैसे करके मंदिर तक पहुंच चुके थे। संदीप ने मंदिर की सीढ़ियों पर उन अम्मा जी को अपनी गोद में उठाया
और उठाकर सीढ़ियों के सबसे ऊपर पहुंचाकर उन्हें उतार दिया और कहा, अम्मा आप अंदर जाओ, मैं आता हूँ। इतना कहकर संदीप ने पीछे मुड़कर देखा। संगीता और रेखा दोनों पहुंच चुके थे। उन दोनों को साथ में चलने के लिए कहकर संदीप जैसे ही मुड़ा अम्मा जी को देखने के लिए कि वो मंदिर में अंदर पहुंची या नहीं, वहां पर कोई भी नहीं था और मंदिर में आरती चल रही थी। संदीप ने अभी ज़्यादा ध्यान ना देते हुए तुरंत वो तीनों हाथ जोड़कर मंदिर के अंदर पहुंच गए और आरती में शामिल हो गए। आरती हो रही थी। आरती के वक्त हर मंदिर का जो माहौल होता है वो मैं और आप शब्दों में क्या ही बयान करेंगे। उस समय तो मंदिर में जो शांति मिलती है, उस शांति को दुनिया के किसी सुख से हम तोल नहीं सकते हैं। वही माहौल वो तीनों एंजॉय कर रहे थे। सब ने हाथ जोड़े हुए थे, आंखें बंद की हुई थी। अचानक रेखा को ऐसा लगा जैसे उसने जिस भयानक साए को देखा था उसको कोई घसीट कर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक रहा हो। और ये नज़ारा आंखें बंद करके देखते ही रेखा ने तुरंत आंखें खोली और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां से मंदिर की सीढ़ियां आधी ही दिखाई दे रही थी। रेखा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और आरती खत्म हुई। सबने आरती ली। आरती लेने के बाद अब संदीप अम्मा जी को ढूंढने लगा और उसने तुरंत ही पंडित जी से कहा, पंडित जी अम्मा जी यहाँ पर आई थी, उनको देखा क्या आपने? इतना सुनकर पंडित जी ने तुरंत कहा, कौन सी अम्मा जी बेटा? संदीप ने उन अम्मा जी का नाम लेते हुए बताया कि वो अम्मा जी। इस पर पंडित जी ने तुरंत कहा, अरे संदीप बेटा, तुमको तो पता ही है वो अम्मा जी की हालत कैसी है। अब तो उनकी हालत मैंने सुना है ऐसी हो चुकी है कि वो बिस्तर से हिल भी नहीं सकती, तो वो कैसे यहाँ पर आ सकती हैं? इस पर संदीप ने सारी बातें कह सुनाई। पंडित जी ने तुरंत कहा, बेटा अब इन बातों में समय व्यर्थ मत करो, तुम यहाँ जिस चीज़ के लिए आए हो उस कार्यक्रम को चलो शुरू करते हैं। ये बात सुनते ही तुरंत संगीता, संदीप और रेखा सब पंडित जी की तरफ देखने लगे। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे सब कुछ पता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे कल रात ही माँ ने आज्ञा दी थी कि तुम इस मुसीबत में हो और मुझे तुम्हें इस मुसीबत से निकालना है। मैंने कल रात ही इन सारी चीज़ों की तैयारी कर ली थी और मुझे पता था आज सुबह तुम आने वाले हो। और तुम ये जो अम्मा जी के बारे में बता रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि वो अम्मा जी नहीं, साक्षात तुम्हारी कुल देवी माँ थी, जो तुम तीनों को सुरक्षित यहाँ मंदिर तक लाने के लिए आई थी, क्योंकि रास्ते में तुम्हें कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। इस पर संदीप को एक एक करके सारी बातें याद आने लगी कि कैसे उन्हें रास्ते में पेड़ का गिरना और मौसम का अचानक इस तरह से बदल जाना, कैसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। उन्हें तो ऐसा लग रहा था वो मंदिर तक शायद आज पहुंच ही नहीं पाएंगे। तभी उन्हें अचानक वो बूढ़ी अम्मा दिखाई दी थी। अब संदीप को भी समझते देरी नहीं लगी कि सच में माँ साक्षात उनकी मदद के लिए आई थी और पंडित जी तुरंत ही सारी सामग्री जुटाकर वहाँ पर हवन करने के लिए बैठ गए और उन्होंने हवन जैसे ही खत्म किया वैसे ही एक अजीब सी आवाज़ मंदिर के चारों तरफ गूंजने लगी और वो आवाज़ के गूंजते ही मंदिर में जो पंडित जी के शिष्य थे उन सब के तरफ पंडित जी ने देखा। वो सब घड़ी घंट लेकर खड़े थे। आप घड़ी घंट का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो वो जो एक चपटी सी पतली सी चीज़ होती है जिसे लकड़ी से बजाया जाता है, खास करके आरती और भोग के वक्त ये ज़्यादातर मंदिरों में किया जाता है। उस चीज़ को सब लगातार बजाते हुए
गोल गोल मंदिर में घूमने लगे और थोड़ी देर में मंदिर के बाहर चक्कर भी लगाने लगे। और पंडित जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण अब जोर जोर से करना शुरू कर दिया। ये चीज लगभग 1 घंटे तक लगातार ऐसे ही चलती रही और उसके बाद पंडित जी ने आखिरी आहुति समाप्त की। उसके बाद उन्होंने रेखा के सर पर हाथ रखा और जाकर माता के चरणों से सिंदूर लेकर आए। वो सिंदूर उन्होंने संदीप को दिया। संदीप को देकर उन्होंने इशारे में बताया कि वो सिंदूर वो रेखा की मांग में भर दे। संदीप ने वैसा ही किया और उसके बाद रेखा वहां पर गिरकर बेहोश हो गई। पंडित जी ने तुरंत ही संगीता को जल, जो कि उन्होंने माता रानी के ऊपर चढ़ाकर रखा था, वो लाकर उसके हाथों में दिया और कहा, ये जल तुरंत रेखा के मुंह में डालो। संगीता ने वैसा ही किया। रेखा तुरंत उठकर बैठ गई। रेखा को अब काफी अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था। ये बात जैसे ही हुई, पंडित जी ने कहा, बिटिया के ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टल चुकी है। ये बात सुनकर संदीप और संगीता दोनों रेखा को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद पंडित जी ने रेखा की सारी हरकतें उन दोनों के सामने रख दी। उन्होंने कहा, रेखा खुद चाहती थी कि उसके तरफ ऐसी कोई शक्ति आकर्षित हो जाए जिसके वजह से रेखा ने अपने शहर में कई बार ऐसी गलतियां की जिसके वजह से ऐसी शक्तियां उस तक आना चाहती थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो शक्तियां रेखा तक नहीं पहुंच पाई और आखिरकार रेखा का सामना एक ऐसी भयानक शक्ति से हुआ जिसने रेखा को अपने वश में करने की कोशिश की, क्योंकि रेखा ने उस वक्त वही चीज़ें की हुई थी जो चीज़ें वो वहाँ अपने शहर में भी किया करती थी। रेखा को इतने लंबे समय से ऐसी चीज़ें करते करते ऐसे आदत हो गई थी कि रेखा के लिए अब ये आम बात हो चुकी थी। रेखा भूल चुकी थी कि ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। खास करके रेखा ने गांव में ये चीज़ें की। रेखा के बाल खुले थे। रेखा ने बहुत स्ट्रॉन्ग इत्र लगाया हुआ था और तो और उसके हाथों में मेहंदी, जो कि ताज़ा थी, जिसकी महक अभी तक उसके हाथों में थी। और रेखा ऐसे में गांव के ऐसे रास्ते से गुजरी जहां उस पेड़ पर वो काली शक्ति कितने लंबे समय से निवास कर रही थी। रेखा रास्ता भूलने के वजह से उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक खड़ी हो गई, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी उस शक्ति का ध्यान रेखा की तरफ गया और उसने रेखा को अपने वश में करने की कोशिश की। वो तो रेखा तुम सबके साथ थी और तुम सबका तुम्हारी कुल देवी के ऊपर इतना अटूट विश्वास था कि जिसके वजह से उसने रेखा को पूरी तरह से अपने वश में नहीं किया या वो कर नहीं पाई, और तुम समय रहते ही सारी चीज़ों को समझकर रेखा को यहाँ ले आए। रेखा ने अभी थोड़ी देर पहले आंखें बंद करने पर जो दृश्य देखा था कि कोई काली शक्ति है जिसको कोई घसीटते हुए इस मंदिर से नीचे सीढ़ियों से फेंक रहा है, वो सच था। वो कोई और नहीं, माता रानी थी। रेखा की मदद की माता रानी ने, तुम लोगों के विश्वास की वजह से, और रेखा अब पूरी तरह से सुरक्षित है। उस शक्ति का नाश हो चुका है। आज के बाद रेखा को ऐसी कोई शक्ति परेशान नहीं करेगी, लेकिन रेखा को हर शुक्रवार को किसी भी हालत में आकर माता रानी को सुहागन का सामान चढ़ाना है। चाहे वो सिर्फ चूड़ी हो, चाहे वो सिर्फ अलता हो, कोई भी चीज़, लेकिन वो सुहागनों वाला सामान होना चाहिए। उसे देवी के दर्शन शुक्रवार को करके ये चीज़ें माता रानी को चढ़ानी है। और पंडित जी ने इतना कहा, सबको आशीर्वाद दिया और सब सही सलामत वहाँ घर पर आ चुके थे। रेखा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद रेखा ने हमेशा इन बातों का ध्यान रखा। उसने ये इच्छाएं, ऐसी बातें बोलना करना सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक रात
रेखा के ऊपर इतनी भारी थी कि रेखा को इस बात का एहसास हो चुका था कि सच में अगर ऐसी किसी चीज़ से कभी सामना हो जाए तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, नरक से बदतर हो जाती है। रेखा को सबक मिल चुका था और रेखा ने उसके बाद माता रानी का साथ कभी नहीं छोड़ा। रेखा सिर्फ शुक्रवार क्या, रेखा लगभग हर दिन माता रानी के दर्शन के लिए जाया करती थी। कभी कभार ही ऐसा होता था कि वो माता रानी के दर्शन नहीं कर पाती थी। उसके बाद रेखा का माता रानी में एक अटूट विश्वास बना जो कि इससे पहले कभी नहीं था। वो भगवान को नहीं मानती थी ऐसा नहीं था, लेकिन इस तरह से भगवान से जुड़ना उसके ज़िंदगी में तब हुआ जब उसकी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो चुका था। अब रेखा की ज़िंदगी बिल्कुल सुखी है और उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। रेखा अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है। वो आज सच में अपने पति के साथ एक बड़े शहर में है, क्योंकि उसके पति का ट्रांसफ़र एक अच्छे बड़े शहर में हो चुका है। वहाँ रेखा खुद आज एक स्कूल में टीचर है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।